वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। देखिए, यूपीपीएससी आरओ समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की जो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि थी 5 अप्रैल, 2 दिन पहले जो है समाप्त हो चुकी है। एग्ज़ाम डेट भी जो है क्लियर है। ठीक है, अगस्त में एग्ज़ाम होना है और जिन्होंने भी फॉर्म भरना चाहा होगा या जो भी इस पेपर को देना चाह रहे होंगे वो समय से भर दिया होगा। ठीक है, तो इसकी टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट होने जा रही है आज से। तो कुछ इस पे जो है हल्का सा एक नज़र इसके सिलेबस पर डाल लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो देखिए, यह है आर ओ का सिलेबस। 200 नंबर का पेपर होता है। इसकी प्रारंभिक परीक्षा जो है प्रारंभिक परीक्षा होती है और मुख्य परीक्षा होती है। ठीक है, आर जो है उसके लिए ना ओ लेवल की ज़रूरत है, ना ही आपको टाइपिंग आनी चाहिए, ना हिंदी ना अंग्रेजी। जो ARO है यानी असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर या सहायक समीक्षा अधिकारी, ये हो गया समीक्षा अधिकारी, ये हो गया सहायक समीक्षा अधिकारी। इसके लिए यदि आपने ओ लेवल, यदि आपने इसके लिए अप्लाई किया, मतलब टिक किया है वहाँ पर, यस किया है, तो आपके पास ओ लेवल होना चाहिए। ओ लेवल एक कंप्यूटर का डिप्लोमा होता है 1 साल में। ठीक है, 1 साल का होता है वो। और आपको हिंदी की टाइपिंग आनी चाहिए, और जिसको इंग्लिश की टाइपिंग आती होगी उसको जो है प्रेफरेंस मिलेगी, मतलब अधिमान दिया जाएगा उसको। चलिए, अब आर से अगर ARO की तुलना करें तो इसकी कट ऑफ कम से कम 20, 25 से 27 नंबर तक कम रहती है। और बहुत आसान है सहायक समीक्षा अधिकारी बनना। यदि आपके पास ओ लेवल है, डिप्लोमा, और आप हिंदी की टाइपिंग करके पास हो जाते हैं तो बहुत आसान है। ठीक है, समीक्षा अधिकारी के लिए केवल ग्रेजुएशन चाहिए, ना ओ लेवल की ज़रूरत है, ना टाइपिंग की ज़रूरत, ना हिंदी ना अंग्रेजी। इससे थोड़े से ज़्यादा नंबर लाने पड़ेंगे इसमें। ठीक है, और ये राजपत्रित है, गजस्टेड है, ARO गजस्टेड नहीं है। तो ये तो हो गई इन दोनों की बात। ठीक है, बहुत आसान है ARO बनना, और थोड़ी सी मेहनत कर लोगे तो RO बनना वो भी आसान है। अब बात करते हैं पेपर की। तो 200 नंबर के पेपर होता है इसमें। 200 नंबर की इसकी प्रारंभिक परीक्षा होती है, 2 चरणों में, 2 पाली में बटी होती है। प्रथम पाली में जो है 140 प्रश्न पूछे जाएंगे GS के, और उन 140 का जो मूल होगा, ठीक है, वो 140 अंक होगा। उसका पूर्णांक 1 नंबर, एक प्रश्न 1 नंबर का, यानी टोटल 140 प्रश्न 140 अंक के हो गए। 2 घंटे की परीक्षा होगी, 2 घंटे में आपको 140 प्रश्न सॉल्व करने हैं। वही GS है जैसे UPPCS में पूछी जाती है, उसी तरह का सिलेबस है। हल्के से थोड़े आसान प्रश्न आते हैं UPPCS से। ठीक है, तो UPPCS जो UPPSC वाली जो टेस्ट सीरीज चल रही है उससे कवर कर लेना। अभी हम फोकस करेंगे हिंदी पर। हिंदी के पेपर होगा आपको दूसरी पाली में, मतलब पहले दिन जो सेकंड मीटिंग में होगा, द्वितीय पाली में हिंदी का पेपर। अब हिंदी का पेपर भी आसान है, क्योंकि 60 प्रश्न आएंगे, और 60 प्रश्न का मूल 60 अंक है। ठीक है, एक प्रश्न 1 नंबर का है। 1 घंटे की परीक्षा होगी। 140 प्रश्न आपको 2 घंटे में करने हैं, यहाँ आपको ये 1 घंटे में करने हैं। 60 प्रश्न आसान होते हैं। सबसे अच्छी चीज़ है इसमें 6 टॉपिक हैं। 6 टॉपिक हैं बस। वो कौन कौन से हैं 6 टॉपिक हिंदी में? विलोम शब्द आएंगे, और आएंगे पर्यायवाची शब्द। नीचे चला गया स्क्रॉल करके। ठीक है, यहाँ देखिए, ऊपर के देख ले पहले। विलोम शब्द पूछे जाएंगे आपको, 10 विलोम शब्द आएंगे। एक विलोम शब्द 1 नंबर का। वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि पूछी जाएगी। ठीक है, वर्तनी शुद्धि मतलब एक तो सेंटेंस बना के पूछ लेगा, या एक शब्द वाला पूछ लेगा। तो या तो 5 इससे ले लेगा, 5 इससे ले लेगा, टोटल 10 होंगे। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द 10 पूछे जाएंगे। तत्सम तद्भव 10 पूछे जाएंगे। विशेष विशेषण 10 पूछे जाएंगे, और पर्यायवाची 10 पूछे जाएंगे। इसके अलावा कुछ पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, कोई भी दूसरा व्याकरण हिंदी में नहीं आता है, ना अलंकार, ना समास, कुछ नहीं पूछा जाएगा। जो है यही है 6 टॉपिक। 6 टॉपिक, एक टॉपिक के 10 प्रश्न, टोटल प्रश्न 60। 60 प्रश्नों के अंकों की कीमत कितनी? 60 नंबर। प्रश्नों की कीमत 60 अंक। तो ये हो गया सिलेबस। ठीक है, GS की टेस्ट सीरीज़ हम चला ही रहे हैं UPPCS की, अभी उससे कवर कर लेना। जैसे UPPCS का पेपर हो जाएगा उसके बाद जो है समीक्षा अधिकारी की स्टार्ट कर देंगे 13 जून के बाद, क्योंकि इसका अगस्त में है, 8 अगस्त को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह है टेस्ट नंबर 1, समीक्षा अधिकारी प्लस सहायक समीक्षा अधिकारी। दोनों का एक ही पेपर होता है। जो जितने ज़्यादा नंबर लाएगा वो RO के लिए क्वालिफाइड होगा, कम लाएगा तो ARO के लिए होगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं फिर। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? 4 स्टेटमेंट है, एक शुद्ध होगा, 3 होंगे अशुद्ध। तो कौन सा शुद्ध है इनमें से वाक्य? उसने अनेकों ग्रंथ लिखे, महाभारत 18 दिनों तक चलता रहा, पेड़ों पर तोता बैठा है, तेरी बातें सुनते सुनते कान पक गए। देखिए, उसने अनेकों नहीं बल्कि उसने अनेक ग्रंथ लिखे। अनेकों गलत है।
महाभारत 18 दिनों तक नहीं 18 दिन तक चलता रहा। पेड़ों पर तोता बैठा है। एक तोता कितने पेड़ों पर बैठ सकता है? एक बार में एक ही पेड़ पर बैठेगा ना। तो पेड़ पर तोता बैठा है, पेड़ों पर नहीं। तेरी बातें सुनते सुनते कान पक गए, करेक्ट है। ठीक है, तो देखिए उसने अनेक ग्रंथ लिखे, न कि अनेकों ग्रंथ लिखे। महाभारत 18 दिन तक चलता रहा, ठीक है, और पेड़ पर तोता बैठा है, पेड़ों पर नहीं। अशुद्ध वाक्य की पहचान करनी है इस बार। उसने संतोष की सांस ली। कविता जोर से हंस दी। वह धीमे स्वर में बोला, मुझे बहुत ज़्यादा आनंद आता है। देखिए बहुत के साथ ज़्यादा लगाने की क्या आवश्यकता है? ठीक है, गलत है ये वाला, करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है। मुझे बहुत आनंद आता है, तो मुझे बहुत आनंद आता है। शुद्ध वाक्य की पहचान करिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 में शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। 3 गलत होंगे। मैं पुस्तक को पढ़ता हूँ। हमने इस विषय को विचार किया। मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर जाऊँगा। इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं सही उत्तर होगा। ठीक है, इनमें से कोई भी शुद्ध नहीं है। मैं पुस्तक को नहीं पढ़ता, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। ठीक है, को की आवश्यकता नहीं है। हमने इस विषय पर विचार किया, को विचार नहीं किया। ठीक है, मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊँगा, सॉरी आऊँगा जाऊँगा नहीं, चलिए आऊँगा जाऊँगा उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं रविवार के दिन, रविवार अपने आप में देना है, सोमवार अपने आप में देना है, ठीक है, मंगलवार अपने आप में देना है। तो मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा, के दिन लगाने की आवश्यकता नहीं है, गलत है, सारे के सारे गलत हैं, डी है इसका आंसर। तो देखिए मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, ना कि मैं पुस्तक को पढ़ता हूँ। हमने इस विषय पर विचार किया, को विचार नहीं किया। मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा या जाऊँगा। ठीक है, देखिए वर्तनी किसी भी प्रकार की हो सकती है। ठीक है, लिंग संबंधी, ठीक है, संज्ञा सर्वनाम संबंधी, मुहावरे संबंधी भी हो सकती है, वर्तनी, ठीक है, कुछ भी। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? यानी 3 शुद्ध होंगे, 1 अशुद्ध होगा, उसकी पहचान करनी है। पैरों में गुलामी की बेड़ियां पड़ गईं। वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ। सिंह बड़ा भयानक होता है और सिंह बड़ा बेभत्स होता है। अब चूंकि 50% हमारा काम आसान हो गया, इनमें से ही उत्तर होना चाहिए। ठीक है, या तो विभत्स गलत है या भयानक गलत है। अब बताइए, सिंह बड़ा विभत्स होता है या भयानक होता है? ये शुद्ध है, ये शुद्ध है, ये भी शुद्ध है। सिंह बड़ा विभत्स होता है, ये अशुद्ध है, डी हो जाएगा इसका आंसर। तो सिंह बड़ा विभत्स नहीं, बल्कि सिंह बड़ा भयानक होता है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। युग की मांग का यह बीड़ा कौन उठाता है? उसकी अक्ल चकरा गई, उस पर घड़ों पानी गिर गया, वह घनश्याम पर बरस पड़ा। युग की मांग का यह बीड़ा कौन उठाता है? करेक्ट है, उसकी अक्ल चकरा गई, ये भी करेक्ट है। वह घनश्याम पर बरस पड़ा, ये भी सही है। उस पर घड़ों पानी गिर नहीं गया, पड़ गया, ये बड़ा पूछते हैं इसको। ठीक है, तो उस पर घड़ों पानी, पानी जो है गिर गया वो गलत है, पड़ गया होगा। ठीक है, चलिए गीता सुंदर है, विशेष्य कौन है बताइए। गीता सुंदर है में विशेष्य कौन है? गीता विशेष्य है और सुंदर विशेषण है, तो ये विशेष हो गया, विशेषण हो गया। ठीक है, आसान सा था ये तो देखिए जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए वह विशेष्य कहलाता है। जैसे गीता सुंदर है, इसमें सुंदर विशेषण है और गीता है विशेष। अपना आंसर क्या है? गीता। विशेषण शब्द जो है विशेष से पहले भी आते हैं और बाद में भी आते हैं। जैसे पहले आया तो यह है एग्जाम्पल, थोड़ा सा जल लाओ और 1 मीटर कपड़ा ले आना। बाद में आएगा तो यह रास्ता लंबा है, खीरा कड़वा है। तो यह रास्ता लंबा है, रास्ता विशेष हो गया, लंबा विशेषण हो गया, तो देखिए यह बाद में आया है। ठीक है, खीरा कड़वा है, खीरा विशेष कड़वा है, तो ये विशेषण बाद में आया है। ठीक है, यहाँ पहले आया है। थोड़ा सा जल लाओ, थोड़ा सा विशेषण है, जल विशेष है। 1 मीटर कपड़ा, ठीक है, परिमाणवाचक हो गया, कपड़ा विशेष हो गया, ये विशेषण हो गया। अब देखिए विशेषण के 4 भेद होते हैं, आपको मोटा मोटा याद रखना। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। अब इनके अंदर बहुत छोटे छोटे क्लॉज होते हैं, ठीक है, लेकिन मेन यही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? कायर, चमकीला, पिघला, परिश्रम। मोहन कायर है, विशेषण है। चमकीला भी विशेषण है,
ठीक है, सतह चमक रही है। बर्फ विशेष हो गया, पिघल रही है तो विशेषण हो गया। परिश्रम, परिश्रम विशेषण नहीं है। ठीक है, कठिन परिश्रम तो कठिन जो हो गया वो विशेषण हो गया। तो देखिए, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के गुण दोष का बोध हो वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, यह है क्रम, यह है विशेषण, संज्ञा सर्वनाम, यह है नीचे वाले। जैसे भाव के बारे में देखें तो अच्छा, बुरा, कायर, वीर, डरपोक ये विशेषण है। लाल रंग का है, हरे रंग का है, पीले रंग का। ठीक है, रंगों वाला विशेषण हो गया। उसकी दशा कैसी है, मोटा है, पतला है, गाढ़ा है, पिघला है, गीला भी, भारी भी, अमीर, गरीब, रोगी, स्वस्थ, पालतू, ये सब विशेषण है। आकार वाले विशेषण, ठीक है, गोल है, सुडौल है, नुकीला है, समान है, पतला, मोटा। समय के अनुसार अगला, पिछला, दोपहर, संध्या, सवेरा। स्थान जैसे भीतरी, बाहरी, पंजाबी, जापानी, पुराना, ताज़ा, आगामी। गुणवाचक भला है, बुरा है, सुंदर है, मीठा है, खट्टा है, दानी, सच, झूठा, सीधा। दिशा उत्तर की दिशा, दक्षिण, पूर्वी, पश्चिम, ये सब दिशावाचक हो गए। तो क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित वाक्य में कौन सा विशेषण है। मेरे सूट में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा। ऑप्शन देखते हैं। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। देखिए, गुणवाचक तो कुछ है नहीं उसमें। मेरे सूट में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा, इन दोनों में कन्फ्यूज़न हो सकता है आपको। ठीक है, 3.5 मीटर जो एक संख्या है लेकिन परिमाण वहाँ पर प्रदर्शित कर रहा है, तो परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। मेरे सूट में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा। चलिए समझाते हैं। देखिए, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा अथवा नापतोल का ज्ञान हो वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के दो भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक कैसे, जिन विशेषण शब्दों से वस्तु की निश्चितता मात्रा, निश्चित मात्रा का ज्ञान होता है उनको निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मेरे सूट में 3.5 मीटर कपड़ा लेगा, एग्जैक्ट है क्या 3.5 मीटर कपड़ा लेगा। ठीक है, 10 किलो चीनी लेकर आओ, एग्जैक्ट। 2 लीटर दूध लाओ, 5 लीटर दूध लाओ। और अनिश्चित परिणामवाचक कौन कौन से हैं, थोड़ी सी नमकीन वस्तु ले आओ। अब कितनी थोड़ी पता ही नहीं है कुछ। ठीक है, कुछ आम दो, कितने दो, 2, 3, 4। थोड़ा सा गर्म दूध ला कर दे दो। ठीक है, थोड़ा कितना, अब यहाँ एग्जैक्ट है 10 किलो चीनी, 3.5 मीटर कपड़ा, 2 लीटर दूध, तो ये सब होता है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। इनमें से कौन सा आग का पर्यायवाची नहीं है। आग का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है। अनल आग को कहते हैं, हुताशन कहते हैं आग को, पांचजन्य आग है, अनिल नहीं है। अनिल का मतलब क्या होता है, अनिल का मतलब होता है हवा। बहुत पूछते हैं इसको। तो देखिए, आग के पर्यायवाची आग है, अग्नि है, वैश्वानर है, पावक है, अनल है, अग्नि है, दब है, हुताशन है और रोहिताश्वर है, ऊष्मा, ताप, तपन, जलन, आतिश, पांचजन्य, ज्वाला, धनंजय भी है, दावानल, दावाग्नि और बाड़व और वही। मोस्ट इम्पोर्टेंट है वैश्वानर, अनल। अनल सॉरी, अनल को जो है अनिल के साथ बहुत कंफ्यूजिंग पेयर करके पूछते हैं। हुताशन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, दावानल तो सबको पता चल गई है, धनंजय इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा रात्रि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। रात्रि का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है इसमें। यामिनी रात्रि का पर्यायवाची है, त्रियामा रात्रि का पर्यायवाची है, विभारी रात्रि का पर्यायवाची है, निशा रात्रि का पर्यायवाची अगर होता तो। त्रिपथगा रात्रि का पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि त्रिपथगा किसका है, त्रिपथगा है गंगा का पर्यायवाची। ठीक है, गंगा एक नदी है, तो त्रिपथगा जो है वो गंगा का पर्यायवाची है। बाकी रात के या रात्रि के रैन, रात, रजनी, निशा, यामिनी, तमी, निशी, त्रियामा, विभारी। विष्णुपदी किसका पर्यायवाची है बताइए। विष्णुपदी नदी, लक्ष्मी, गंगा, यमुना। विष्णुपदी जो है गंगा का पर्यायवाची है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब गंगा के पर्यायवाची देख लीजिए, देव नदी, मंदाकिनी, भागीरथी, देवपगा और ध्रुवनंदा। और सुरसरिता, देव नदी, जानवी, सुरसरी और अमर, तरंगिनी, विष्णुपदी, नदेश्वरी, त्रिपथगा। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है त्रिपथगा। जानवी बड़ा पूछते हैं, देव नदी बड़ा पूछते हैं, विष्णुपदी, विष्णुपदी
कौन सा आकाश का पर्यायवाची नहीं है? आकाश का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? अंतरिक्ष आकाश का पर्यायवाची है, दिव्य आकाश का पर्यायवाची है, पुष्कर आकाश का पर्यायवाची है, द्विज आकाश का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, द्विज का अर्थ होता है ब्राह्मण। तो आकाश के अंबर हो गए, अनंत हो गए, अंतरिक्ष हो गए, अभ्र हो गए, आसमान, गगन, दिव्य, नभ, पुष्कर, व्योम, विष्णुपद, सारंग, फलक। ये सारंग बड़ा कन्फ्यूजिंग पेयर है। ठीक है, बहुत सारों का पर्यायवाची है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। चलिए अब बताइए निम्नलिखित में से कौन सा सारंग का पर्यायवाची नहीं है? हाथी को भी सारंग कहते हैं, कामदेव को भी सारंग कहते हैं, धनुष और व्याघ्र। धनुष को सारंग कहते हैं लेकिन व्याघ्र को नहीं कहते। व्याघ्र की जगह अगर सिंह होता ना तो सही हो जाता, क्योंकि शेर और बाघ में फ़र्क होता है। तो सारंग के पर्यायवाची देखिए, सिंह है, केसरी है, शेर है, महावीर है, हरि है, मृगपति, बनराज, शार्दुल। ठीक है, नाहर, मृगराज, हिरण, मृग, हरिण, कुरंग, हिरण भी बोलते हैं इसको। ठीक है, चारुलोचन, शेर, चितकबरा, सुंदर भी, रसीला भी, हाथी भी, धनुष, बाण, तीर, कामदेव, कोयल, हंस, चातक, अश्व यानी घोड़ा भी। ठीक है, सर्प भी, सांप भी, मोर भी, मयूर भी, कपूर भी, चंद्र भी, चंद्रमा भी और कबूतर भी। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा कोयल के पर्यायवाची शब्दों का क्रम है? ये कुछ पर्यायवाची शब्दों के क्रम है, बताइए। कोयल का पहचान लेंगे वैसे आप इसको। देखिए, तनुजा, अपगा, कुलंकषा, जयमाला, ये जो पेयर है ये नदी के पर्यायवाची का पेयर है। ठीक है, तलेया, सर, बापी और सरसी, ये बताइए किसका है? तलेया। तलेया मतलब ताल की बात हो रही है, ये झील के सब पर्यायवाची शब्दों का पेयर है। कालिंदी याद आ गया होगा आपको, सूर्य सुता, रवि तनया, अर्कजा, ये यमुना नदी के पर्यायवाची का पेयर है। बाकी कोकिला, पिक, वसंत दूत, सारिका, ये कोयल के पर्यायवाची का पेयर है। ठीक है, पिक से भी पहचान कर सकते थे आप, बाकी कोकिला से पूरा एलिमिनेट हो जाता। तो कोयल के पर्यायवाची शब्द कोकिला, पिक, ठीक है, काकपाली, वसंत दूत, सारिका, वनप्रिय और कुहुकिनी। अगर पिकबंधु होता तो नहीं, पिकबंधु आम का है, रसाल भी आम का है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा यमुना का पर्यायवाची नहीं है? कृष्णा, सूर्यपुत्री, शैलजा, श्यामा। कृष्णा है यमुना का पर्यायवाची, सूर्यपुत्री है यमुना का पर्यायवाची, श्यामा है यमुना का पर्यायवाची, शैलजा नहीं है यमुना का पर्यायवाची, क्योंकि शैलजा नदी का पर्यायवाची है। तो यमुना के पर्यायवाची शब्द जमुना, अर्कजा और कलिंदजा, कलिंद, शैलजा। ठीक है, शैलजा नहीं है, कलिंद, शैलजा, कालिंदी, कालगंगा, कृष्णा और तरणिजा, श्यामा और यामानुजा। ठीक है, यमानुजा, भानुजा, सूर्यजा, सूर्यतनया, सूर्यपुत्री, सूर्यसुता, रवि तनया। ये जो रेड कर रखे हैं ना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत बार इनका रिपीटेशन हुआ है, रेड वालों को बार बार पढ़ लीजिएगा। और नदी के देख लीजिए, सरिता, सरित, तटिनी, आपगा, निम्नगा, निर्झरणी और प्रवाहिणी, जयमाला, तरंगवती, शैलजा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है निम्नगा, बहुत पूछते हैं, बहुत रखते हैं इसको। ठीक है, निम्नगा, जयमाला, प्रवाहिणी, तटिनी, तरंगवती, शैलजा, अपगा। ठीक है, कलोलिनी, कगोलिनी। ठीक है, वाहिनी। तो ये 15 प्रश्न ऐड किए गए थे इंपॉर्टेंट हिंदी के सेक्शन के, इनका अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा और हर दिन एक टेस्ट के लिए तैयार रहिए। धन्यवाद।